हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पहले जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फ्लेक्सर पढ़ा था, बेंडिंग स्ट्रेसेस मैंने आपको विजुअलाइज करवाई थी, समझाई थी, तो वो चीज आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेसेस क्या होता है उसे समझने का कोशिश करते हैं। शियर स्ट्रेस को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म समझाता हूँ, स्ट्रेस सिस्टम। कितने तरह के स्ट्रेस सिस्टम होते हैं? हमारे पास बेसिकली तीन तरह के स्ट्रेस सिस्टम होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। आप डायमेंशंस को अगर देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है डायमेंशंस का, वो कुछ यूं हम लोग कंसिडर करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन हम कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है या एक्सियल एक्सिस होता है। वाई और जेड एक्सिस एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ हम स्ट्रेसेस कंसिडर करते हैं। अब देखिए, मैं आपको स्ट्रेस सिस्टम समझा रहा हूँ। वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है, इसका एक छोटा विजुअलाइजेशन आपको देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई एक मेंबर है। पहला, ऐसा कोई एक मेंबर है, ठीक है। अब इस मेंबर के ऊपर ना, इसका ये क्रॉस सेक्शन आप विजुअलाइज करिए कि ये एक रेक्टेंगुलर मेंबर है, ठीक है। ये जो है आपका एक रेक्टेंगुलर मेंबर है। आप क्रॉस सेक्शन विजुअलाइज कर पा रहे हैं? इस तरह का एक मेंबर है। नाउ इस मेंबर के ऊपर लेट्स सपोज इसके ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसके सीजी से एक स्ट्रेस निकल रहा है। ये एक्स डायरेक्शन है, देखिए एक्सिस मिलाइए, इसको मैं बोलता हूँ सिग्मा एक्स। तो बैलेंस के लिए इधर से भी, इक्विलिब्रियम के लिए इधर से भी एक सिग्मा एक्स आप ऐसे दिखा दो। बस इस तरह का स्ट्रेस सिस्टम है। इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। मतलब इस मेंबर पे किसी एक ही पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही स्ट्रेसेस हैं, बाकी डिफरेंट एक्सिस के अलोंग जो भी और डिफरेंट एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके अलोंग स्ट्रेस नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस सिस्टम है, दिस इज वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। क्लियर है? वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। नाउ एक चीज और सुनो, यहाँ पे जो ये जो स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, ये किस तरह का स्ट्रेस है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। ये बात भी आपको समझ में आ रही है? दिस इज योर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कहीं ना कहीं। अब ये जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स मैंने दिखाया है ना, ये डेफिनाइट सी बात है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब क्रॉस सेक्शन के ऊपर, पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर इस तरह से सिग्मा एक्स यूनिफॉर्मली एक्ट कर रही होगी, ठीक है। दिस इज योर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। ये देखो, क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन से अगर बाहर निकलता हुआ है, तो मैंने आपको बोला था उसका जो नेचर होता है वो जनरली टेंसाइल होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में मैं ये डेटा आपको दे रहा हूँ। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा होता तो वो कंप्रेसिव होता। समझ में आ रहा है? तो ये आपका वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। क्लियर है ना? अभी 2D स्ट्रेस सिस्टम कैसे कंसिडर करेंगे? 2D स्ट्रेस एलिमेंट जो होता है, लेट्स सपोज इस तरह के एक एलिमेंट को आप कंसिडर करिए, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, मान के चलो। इसके ऊपर इधर लग रहा है, मान लो एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है। ये सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा एक्स इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, है ना, इसलिए हम इक्वल एंड अपोजिट दिखा रहे हैं। ये सिग्मा वाई, तो इधर भी सिग्मा वाई, इक्वल एंड अपोजिट, ताकि ये जो स्ट्रेस्ड एलिमेंट है वो इक्विलिब्रियम में रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। ये चीज तो वॉइड नहीं होगा, है ना, ये स्टेटमेंट तो हमेशा वैलिड है। तो ये इस तरह से अगर कोई एलिमेंट पे स्ट्रेस लग रही है दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो दिस इज योर टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। मतलब स्ट्रेसेस का किसी दो अलग अलग डायरेक्शन में लगना। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस के अलोंग भी आपको मैंने डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बना के दिखा दी। तो दिस इज योर टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं 3D स्ट्रेस सिस्टम। देखिए, ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर अपना क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये जो अभी हम नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ वगैरह, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है, दैट इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
या फिर उस चैप्टर को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो वहां पे हम मोहर सर्कल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे इन सब चीजों का विजुअलाइजेशन और क्लियर कट हो जाएगा। मैं बस अभी अवगत करा रहा हूं, है ना, कि किस तरह के स्ट्रेस एलिमेंट होता है। तो वो वन डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट को आपने देखा, मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेसेस का लगना। टू डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट को देखा, किसी दो अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेसेस का लगना। अब देखिए थ्री डी स्ट्रेस एलिमेंट। थ्री डी दिखाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है दिखाने के लिए, एक क्यूब को कंसीडर कर लो। क्यूब बनाना सीख लो ऐसे फटाफट, है ना। ऐसा, 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 ये बन गया एक क्यूब। नाउ इसका तीन एक्सिस आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेस लगा दिया, मान लो सिग्मा एक्स इधर लग रहा है। वाई एक्सिस के अलोंग इस वाले फेस पे अगर लग रहा है सिग्मा वाई, तो नीचे वाले फेस पे सिग्मा वाई, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों? ताकि वो बैलेंस रहे और, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये एलिमेंट रहे। नाउ जेड डायरेक्शन में दिखा दो। जेड डायरेक्शन कौन सा है? विड्थ के अलोंग, मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा सिग्मा जेड। समझ आ रहा है? मतलब यहां से इस वाले फेस से बाहर निकलता हुआ ऐसा। तो सेम इक्वल एंड अपोजिट उधर भी होगा, उस तरफ उस वाले फेस से बाहर निकलता हुआ। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस्ड एलिमेंट, थ्री डी स्ट्रेस एलिमेंट। तो हमारा जो स्ट्रेस सिस्टम होता है वो तीन तरह का होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। समझ में आ रहा है? यहाँ जो स्ट्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं, जो भी स्ट्रेस एलिमेंट में, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस दिखाए। यहाँ पर भी देखो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये जो है दिस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस, है कि नहीं। नॉर्मल मतलब क्रॉस सेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर में है, मतलब ये आप अगर आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, ओके, लेट्स सपोज मैं आपको डायग्राम ऐसा बना देता हूँ, एक मिनट। समझा तो रखा है, लेकिन एक बार फिर से, मन नहीं मानता है। ये मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे कोई भी फेस है, तो इस फेस के परपेंडिकुलर पे है सिग्मा एक्स, है ना, मतलब इनके बीच में जो एंगल है, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। और ये डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है टेंसाइल में, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस कंप्रेसिव में कंप्रेसिव हो सकते हैं, टेंसाइल हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल लोड कंडीशंस के ऊपर। हम आगे देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस एलिमेंट आपको मिलेगा बीम के अंदर। सब कुछ विजुअलाइज करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो धीरे 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 अंदर चलेंगे ना। अचानक से सब डोज दे दूंगा तो माथा फट जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके। तो ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट इस तरह से होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। अब शियर स्ट्रेस बताने से पहले मैंने ये स्ट्रेस, अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो स्ट्रेस एलिमेंट जो भी आप देख रहे हो, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट जो है, द स्ट्रेस एलिमेंट जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं इज स्ट्रेस एलिमेंट मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मस्ट बी इन। क्योंकि सोम में जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जो भी मटेरियल, जो भी मेंबर, जहां पर भी एनालिसिस हो रहा है, वो सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट भी ऑब्वियसली स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस एलिमेंट मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसलिए तो हमने एक फेस पे सिग्मा एक्स ऐसे लगाया, तो उसके अपोजिट फेस पे सिग्मा एक्स ऐसे लगाया, हाँ, ताकि ये दोनों इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के तो बैलेंस हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को वैलिडेट करवाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेसेस लगा के इस स्ट्रेस एलिमेंट पे मैंने आपको दिखाया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, तो शियर स्ट्रेस पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये बताया ही क्यों। अब मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको सिखाता हूँ शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। मान लीजिए ऐसा कोई मेंबर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन दिखा दो, ये मेंबर है मान लो, ठीक है, ये मेंबर समझ गए, ये कोई मेंबर है, कोई बीम है, कोई बीम का कोई एक हिस्सा है। शियर फोर्स, इसके क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स क्या होगा?
जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स होगा वही शियर फोर्स होगा। तो ये जो शियर फोर्स है, मान लो ये है F शियर फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स सपोज दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। तो शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ विल बी दिस शियर फोर्स F डिवाइडेड बाय A सिंपली। दिस इज योर शियर स्ट्रेस। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वही न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्या देखो ऐसा ही दिख रहा है, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, जो भी है फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट हो। तो ये आपका शियर स्ट्रेस। बट यहाँ पे है क्या, जो ये शियर स्ट्रेसेस लग रहा है ये क्रॉस सेक्शन के अलोंग लग रहे हैं, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो ये जो स्ट्रेसेस लगते हैं दीज आर द अलोंग द क्रॉस सेक्शन, along the cross section, that is parallel to cross section, parallel to the cross section। स्ट्रेस वगैरह लगने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन वगैरह होता है, ध्यान रखना। अरे मटेरियल के अंदर तनाव रहेगा तभी ना उसका शेप चेंज होगा। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन शेप। तो ये जो स्ट्रेसेस वगैरह होता है ना उसके कारण, चाहे डायरेक्ट स्ट्रेस हो, नॉर्मल मतलब शियर स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस अगर मटेरियल में इंड्यूस हो रही आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिफॉर्मेशन होगा, उसका चेंज इन शेप होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा आपको चेंज इन शेप देखने को मिलेगा। वो चेंज इन शेप कितना है वो सब चीजों का भी कैलकुलेशन अपने को करना है सोम में। तो हम करेंगे कि किसके करस्पॉन्डिंग कितना डिफॉर्मेशन होता है, कैसे निकालेंगे सब बताऊंगा। गेट वगैरह अगर एग्जाम दोगे तो वहां पे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछता है सब चीज। तो ये स्ट्रेसेस वगैरह लगने के कारण मटेरियल के अंदर आपको मटेरियल में मेंबर में डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर है, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप। मतलब पहले अभी रेक्टेंगल था, स्ट्रेसेस वगैरह आ गया तो वो हो सकता है रेक्टेंगल से कन्वर्ट होकर रोम्बस बन जाए, कुछ उसका शेप चेंज हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। तो स्ट्रेसेस के कारण वो होगा। मान लो स्ट्रेसेस नहीं होता तो ऐसा होता क्या, नहीं भाई वो तो रेक्टेंगल अपना ही खड़ा है, जैसा है जहां रख दिए वहां पे एज इट इज वो है। लेकिन स्ट्रेसेस लगने के कारण उसका डिफॉर्मेशन होगा, चेंज इन शेप होगा उसमें। समझ में आ रहा है, तो वो चीज का भी कैलकुलेशन हमको करना है। कुछ कैलकुलेशंस तो यही चैप्टर में मैं आपको करके दिखाऊंगा बाई अप्लाइंग द एडवांस हुक्स लॉ। समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये आपको एक शियर स्ट्रेस का मैंने आपको फीलिंग दिया। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, शियर स्ट्रेस मिनिमम टू डायमेंशनल में ही एग्जिस्ट कर। शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट मिनिमम इन 2D ओनली। हायर हो सकता है लेकिन मिनिमम टू डायमेंशनल। जैसे आपने मैंने आपको वन डायमेंशनल सिस्टम बताया कि एक बार है, इधर एक स्ट्रेस लगा दो, वो 1D सिस्टम। तो वैसा आप शियर स्ट्रेस नहीं लगा सकते, वो शियर स्ट्रेस नहीं। वैसे वन डायमेंशनल सिस्टम में शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। शियर स्ट्रेस हमेशा जब भी एक्ट करेगा पेयर में एक्ट करेगा। शियर स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। इसलिए शियर स्ट्रेस को मिनिमम, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम हमको 2 डायमेंशन चाहिए, एक्स वाई या एक्स जेड, कोई भी 2 डायमेंशन चाहिए। कैसे क्या मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो कंडीशंस आती है, ये कंडीशंस आती है फ्रॉम द रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। मैं अभी एक एलिमेंट के ऊपर एक शियर स्ट्रेस कंसीडर करके इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, सेंटेंस को लिख लेंगे। लिखिए, ये सेंटेंस को लिखिए, उसके बाद मैं आपको प्रूफ करता हूँ, दिखाता हूँ। शियर स्ट्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड मिनिमम इन 2 डायमेंशन, ठीक है। मिनिमम इन 2 डायमेंशन, जैसे आप देखे होगे इससे पहले, अगर शियर स्ट्रेस कहीं देखे हो, टाउ एक्स वाई या टाउ वाई एक्स ऐसे लिखते हैं किसी एक वैल्यू को। तो ये 2 डायमेंशन हो गया ना, एक ही साथ हम 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। ऐसे अभी जो लॉजिक क्लियर होगा वो तो आप सीख जाएंगे, इसका बेसिक लॉजिक। प्लस ये चीज और धीरे 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 सिग्निफिकेंट वे में आपको फील होने लगेगा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर में जाएंगे। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, ठीक है। तो ये लिखिए, शियर स्ट्रेस आर रिप्रेजेंटेड मिनिमम इन 2 डायमेंशनल। द नॉर्मल स्ट्रेस में बी ऑफ 1 डायमेंशन, 2D और 3D। ये लॉजिक है, स्टेटमेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। बट शियर स्ट्रेस विल बी मिनिमम ऑफ 2D, ऑलवेज मिनिमम 2D। हायर 3D होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम 2D, 1 डायमेंशनल नहीं होगा शियर स्ट्रेस। ये जो उसका रिप्रेजेंटेशन, ये जो सिंबल है, इसको जो एक 2 जैसा दिख रहा है,
ये इसी तरह से मैं लिखता हूँ, मेरा लिखने का ये तरीका है, इसको मैं बोलता हूँ टाउ। तो आप भी इसी तरह से लिखिए, इसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, ये सिंबल का नेम क्या है, टाउ। ऐसे लिखा जाता है, टाउ। टाउ, समझ गए? प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं टाउ। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको बोलेंगे सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे, अपसलाइन। इस तरह से ई जैसा है ना, इसको बोलेंगे अपसलाइन। ठीक है, अपसलाइन को यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन में। सिग्मा स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेसेस का, अपसलाइन आपका स्ट्रेन का। और फिर ये हो गया टाउ शियर स्ट्रेस का। फिर और एक सिंबल होता है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ये म्यू को यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक एलिमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, है ना। फिर बाकी जो सिंबल्स आपको मालूम होगा, अल्फा है, बीटा है, गामा है, बहुत अलग अलग तरह का सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो कुछ कुछ सिंबल्स आपको ध्यान रखना होगा, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। जो आपका सवाल आपके मन में घूम रहा होगा, शियर स्ट्रेस 2D ओनली, 2D मिनिमम वाई, 2D मिनिमम वाई। ऑब्वियसली मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है, आप पूरा, जहां आप मैक्सिमम पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ प्रीमियम ऑफलाइन कोचिंग छोड़ के बाकी जितने भी, चलिए शियर स्ट्रेस 2D मिनिमम वाई। देखो मैंने क्या बोला था, समझना। एक कोई स्ट्रेस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट लेता हूं, चलो देखो यार, लेट्स सपोज एक स्ट्रेस एलिमेंट बना रहा हूं, उसको देखना, डायग्राम को देखना, समझना। ठीक है, मेरा डायग्रामेटिक स्किल्स उतना भी अच्छा नहीं है, ओके, तो आप जितना बेहतर बना सकते हैं उतना अच्छी बात रहेगी। ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अब इस पे अगर एक्सिस आपको दिखाना है, एक्सिस हम यहां से इसका एलिमेंट के सेंटर पे ना, आप एलिमेंट के सेंटर को आप एज ए ओरिजिन कंसिडर करो। एलिमेंट के सेंटर को ओरिजिन कंसिडर करो, एकदम एलिमेंट का जो सेंटर है उसको आप ओरिजिन कंसिडर करो। तो एलिमेंट के सेंटर को अगर मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूं, देखना, ये एलिमेंट है, इसका सेंटर 3D है, इमेजिन करना, उसका सेंटर को मैं ओरिजिन कंसिडर करूंगा। तो ये मान लो वो ओरिजिन है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पर है। तो यहां से देखो, इस सेंटर से इस डायरेक्शन में एक एक्सिस, ऐसा एक एक्सिस, और ऐसा बाहर निकलता हुआ एक एक्सिस। एक मिनट, ये ये ऊपर, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, वाई, ये क्या है, जेड। अभी देखिए, इस चीज को मैं प्लस एक्स बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा प्लस वाई, इसको बोलूंगा प्लस जेड डायरेक्शन, है ना। तो ये जेड मतलब बाहर निकल रहा है, एक्स मतलब सेंटर से इधर बाहर निकल रही है, वाई मतलब सेंटर से ऊपर जा रही है। तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन भी तो होगा अगर बनाऊंगा। ये देखो माइनस एक्स डायरेक्शन, ये देखो नीचे माइनस वाई डायरेक्शन, ये देखो उस तरफ माइनस जेड डायरेक्शन। बात समझ में आया? तो यहाँ पे फेसेस होते हैं, जैसे ये वाला फेस दिख रहा है जहां पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये वाला फेस इधर से साइड से देखोगे तो ये कौन सा फेस है, प्लस एक्स वाला फेस है, दिस इज योर प्लस एक्स फेस। दिस इज योर माइनस एक्स फेस। दिस इज योर प्लस वाई फेस। दिस इज, ये नीचे वाला माइनस वाई फेस, ये सामने वाला प्लस जेड, उधर वाला माइनस जेड, इसको बोलेंगे फेसेस। समझ में आ रहा है? कुछ जो सिखाया अभी समझ गया, कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई है। इसका यूज करूंगा आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाले चैप्टर में, लेकिन अभी मेरे को जो सिखानी है वो लॉजिक मेरे को क्लियर करना है, तो थोड़ा सा बेसिक इसका जानकारी होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दे दिया ना। ये एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये जो है, इसके अलोंग ये लेंथ कितना होगा, इसको मैं dx कंसिडर कर सकता हूँ, ये हाइट को dy कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। और ये वाला dz, दिस इज योर dz, क्योंकि वो जेड के अलाउंग है। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट है।
इस एलिमेंट के ऊपर लेट्स सपोज मैं शियर स्ट्रेस लगाऊंगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस लेट्स सपोज यहां पर इस वाले फेस पे, कौन सा फेस है ये जो फेस है आपका माइनस एक्स वाला फेस है ना। तो माइनस एक्स वाले फेस पे, माइनस एक्स वाले फेस पे, है ना, मैंने माइनस वाई डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस लगाया टाउ। तो इसका फॉर मेंटेनिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आप सीधा बोलोगे सर इधर नीचे लगाए माइनस एक्स वाले फेस पे, तो सेम मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड का आप लगा दो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ये आप लगा दोगे। तो ये हमने क्या लगा, देखो टाउ माइनस एक्स फेस पे माइनस वाई डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिखूंगा टाउ माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये अल्टरनेटली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर टाउ एक्स, ये निकल के आएगी। इस तरह से लिखते हैं। यहां पे जो ये शियर स्ट्रेस लगाया ये वाला, ये क्या लगाया, एक ऐसे एरो बना दूंगा, फिर आप सोचोगे और कोई स्ट्रेस। आप बस इसका नाम बताओ, मैं यहाँ नाम लिखता हूँ बगल में। ये भी टाउ है, लेकिन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स फेस पे है, प्लस वाई डायरेक्शन में, तो टाउ प्लस प्लस है ना, टाउ एक्स वाई सिंपली। तो ये वही टाउ एक्स वाई है। अब इस तरह से एक्ट करेगा। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है? डज इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। आप बोलोगे सर चेक करता हूं। आप देख रहे हो सर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है इधर ऐसे इधर ऐसे, अब इसके कारण जो एलिमेंट का रोटेशन हो रहा है वो तो ऐसे रोटेट कर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉक रोटेशन हो रही है, मतलब ये नेगेटिव शियर स्ट्रेस इस एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है, इसलिए एंटी क्लॉक रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक मतलब नेगेटिव। साइन कन्वेंशन मालूम है आपको? अच्छा, तो ये तो एलिमेंट रोटेट कर जा रहा है, इक्विलिब्रियम में किधर है? अच्छा, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये एलिमेंट अभी आपका एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं, ये रोटेट कर रहा है। तो हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना होगा, वो भी सेम मैग्नीट्यूड से, जितना मैग्नीट्यूड से ये टाउ एक्स वाई मिलके उसको रोटेट कर रहा है, ऐसा सेम मैग्नीट्यूड का हमको शियर स्ट्रेस लगाना होगा, है ना, कुछ इस तरह से कि ये उसको सेम अमाउंट से बैलेंस करके रखे, तब जाके वो एलिमेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा, मूवमेंट इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, ये देखो, ये लगा दिया मैंने इधर एक टाउ, फिर इधर लगा दिया इधर एक टाउ। क्या ये जो मैंने टाउ टाउ लगाया यहाँ पे, ये टाउ और ये टाउ, क्या ये टाउ मिलके जो मतलब इस तरह से एलिमेंट रोटेट हो रहा था, क्या अब वो जो ऐसे एक एक सॉरी एक ऐसे एक ऐसे, क्या ये इस तरह से रोटेशन दे रहे हैं? तो क्या अब ये मोमेंट इक्विलिब्रियम में है? अब ये जो टाउ है, ये जो टाउ है कौन सा, ये जो ग्रीन वाला टाउ, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, देखो ये जो टाउ लग रहा है प्लस वाई फेस पे लग रहा है, और किस डायरेक्शन में, प्लस वाई फेस पे लग रहा है, डायरेक्शन इज एक्स। समझ में आ रहा है? ये जो टाउ है नीचे वाला, ये भी आपका लग रहा है माइनस वाई फेस पे, ये लग रहा है माइनस वाई फेस पे, और डायरेक्शन इज माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी टाउ वाई एक्स, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब फ्रॉम द मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अब ये, अब जो है ये एलिमेंट इट इज इन इक्विलिब्रियम नाउ, अब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, जब आपने वो ग्रीन वाले लगा दिए शियर स्ट्रेसेस। ये जो ग्रीन वाले शियर स्ट्रेसेस मैंने यहाँ पे लगाए ना, ये जो ग्रीन वाले शियर स्ट्रेसेस यहाँ पे मैंने लगाए हैं, इसको बोला जाता है कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। कंप्लीमेंट्री इसका एक अलग टर्म है, शियर स्ट्रेसेस।
मतलब उसको वो कंप्लीमेंट्री मतलब कंप्लीमेंट करना, मतलब कहने का मतलब है जो एक्चुअल लग रही थी जिसके कारण से रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं था, तो लेकिन बात क्या है, हम सोम के अंदर जो भी चीज देखते हैं उसमें सब चीज स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। तो इस स्ट्रेस्ड एलिमेंट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मूवमेंट में अनबैलेंस हो रही थी, है ना, क्योंकि वो जो शियर स्ट्रेस लगाया था उस कारण से एलिमेंट आपका रोटेट कर जा रहा था। तो इसको रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, उसी को हम कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्चुअल लग रही होती है उसके अपोजिट में ये डेवलप होता है, यही हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब जब ये डेवलप हो गया तो क्या देखो, शियर स्ट्रेस अब एक ही साथ दो अलग अलग डायमेंशन में एक्ट कर रहा है, वाई में एक्ट कर रहा है, एक्स में भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर अल्टीमेटली आप देखोगे तो ये जो है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी एक शियर स्ट्रेस, एक्स डायरेक्शन में भी एक शियर स्ट्रेस। तो मान लो अगर किसी एक डायरेक्शन में आप शियर स्ट्रेस लगाओगे तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा फ्रॉम द मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो हम यहाँ पे ये जो लिखा हमने टाउ एक्स वाई, और ये जो लिखा हमने टाउ वाई एक्स, जब मैं मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन सप्लाई करूंगा, है ना, तो टाउ वाई एक्स विल बी इक्वल टू टाउ एक्स वाई इन मैग्नीट्यूड। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना। तो ये शियर स्ट्रेस मिनिमम 2D एग्जिस्ट करेगा, व्हाई, ड्यू टू रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। लॉजिक क्या है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट, ड्यू टू रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट। और ये जो टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई आएगा, ये रिजल्ट, है ना, ये कैसे आएगा, क्या इक्वेशन लिखेंगे, आप किसी भी फेज के अबाउट ना मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख लो। मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब किस फेज के अबाउट लिखोगे। लेट्स सपोज ये वाला जो फेज है इसको आप वन वन एक्सिस मान लो, ऐसा। तो यहाँ पे तो थोड़ा गंदा हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वाले डायग्राम आपको ये मोमेंट इक्विलिब्रियम लिख के ही दिखाता हूँ, ठीक है। चलो वो भी करवा ही देते हैं भाई, नहीं तो क्या कंफ्यूजन रहेगा तुम्हारा। चलो ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट था, यहाँ मैंने एक शियर स्ट्रेस लगा दिया, इधर एक लगा दिया, तो ये शियर स्ट्रेस लगा है एलिमेंट के ऊपर, ये है टाउ एक्स वाई, दिस इज योर टाउ वाई, ये भी टाउ एक्स वाई, ठीक है। नाउ तो कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस जो डेवलप हुए वो टाउ वाई एक्स, ओके, और ये टाउ वाई एक्स, ये जो है दिस आर दी कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। चलो अब मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाते हैं इस स्ट्रेस एलिमेंट पे। लेट्स सपोज ये वाला एक्सिस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, वन वन एक्सिस। तो मोमेंट इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट आप सम टोटल मोमेंट इक्वल टू जीरो लिखिए, वो जीरो आना चाहिए, यही होता है मोमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब। नाउ ये वैल्यू तुमको मालूम है कौन सा, ये आपको ये इसका एलिमेंट का लेंथ वगैरह कितना, दिस इज योर डी एक्स, दिस इज योर डी वाई, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वन वन एक्सिस के अबाउट नहीं लिख के मैं क्या करता हूँ, किसी एक पॉइंट के अबाउट लिखता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है उसमें किसी एक पॉइंट के अबाउट लिखूंगा तो जल्दी मेरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लेट्स सपोज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ फॉर दिस एलिमेंट। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इन इन स्ट्रेसेस का मोमेंट, इन स्ट्रेसेस का मोमेंट हमको लिखना है इक्विलिब्रियम। मान लो कि स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस जैसा इमेजिन नहीं करके इसको मान लो कि ये फोर्स है, आप ऐसा मान लो कि दिस आर दी फोर्सेस एक्टिंग, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेस है जो इसको हम फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी शियर फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया, है ना।
तो आप मान के चलिए कि ये अभी फोर्स है, ऐसे मान के चलिए। हम स्ट्रेस का मतलब सिंपली ये समझो कि हम स्ट्रेस का मोमेंट ले रहे हो, ठीक है। जस्ट एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इक्वल टू जीरो, तो ये करोगे तो देखो सबसे पहले इसके कारण ये देखो पॉइंट डी से जो पास हो रहा है, कौन सा, टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई, इन दोनों के कारण कोई मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो टाउ वाई एक्स है और ये वाला जो टाउ एक्स वाई है, इनके कारण मूवमेंट आएगा। और इक्वल एंड अपोजिट का रहा है, देखो टाउ वाई एक्स इंटू डी वाई इंटू डी वाई पॉइंट डी पे, ठीक है। इसका नेचर डायरेक्शन क्या, इसका डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। टाउ वाई सॉरी टाउ एक्स वाई इंटू डी एक्स एंटी क्लॉक इक्वल टू टाउ एक्स वाई इंटू डी वाई एंटी क्लॉक, तो इक्वल एंड अपोजिट। नाउ अब ये कहां से प्रूव हो रहा है कि ये टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई। देखिए जब भी इस तरह का स्ट्रेस एलिमेंट हम लेते हैं ना, स्ट्रेस एलिमेंट जब भी लिया जाता है हमेशा स्क्वायर या क्यूब लिया जाता है, तो सभी डायमेंशन इक्वल होते हैं, तो ये डी एक्स डी वाई दोनों इक्वल होगा। सो क्या यहां से हम टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। कहना ये चाहता हूं कि जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस उसके जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया, जो कि उस एक्चुअल शियर स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए डेवलप होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे ये टाउ एक्स वाई जो है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, तो टाउ वाई एक्स जो है ये वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल। समझ रहे बात को। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेसेस यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपके कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस इसलिए हमेशा टू डायमेंशनल एग्जिस्ट करता है मिनिमम, ओके। एंड तो ये जो प्रूफ हुआ, ये प्रूफ कैसे हुआ, फ्रॉम मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट। यहां से ये सेंटेंस आपका प्रूफ हो जाता है। वैलिड, आगे बढ़े। तो ये था आपका शियर स्ट्रेस। अब हमने शुरू नहीं किया अभी तक एक्चुअली। अब शियर स्ट्रेस देखो दो तरीके का मैंने बताया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक बताया था मैंने टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मींस जो शियर फोर्स होगा उसके कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा क्रॉस सेक्शन के ऊपर, दैट इज योर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। नाउ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मतलब जैसे देखो डायरेक्ट नॉर्मल में देखो, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस में देखो, एक तो डायरेक्ट नॉर्मल जो डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स था उसके कारण जो स्ट्रेस, मतलब नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा बेंडिंग मूवमेंट के कारण फिर नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे, तो वो बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। तो उसी तरह से यहाँ पे अब होती है डायरेक्ट नॉर्मल डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस डीएसएस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस टीएसएस, मतलब टॉर्सनल मूवमेंट के कारण, ट्विस्टिंग होने के कारण, है ना। ट्विस्टिंग मतलब ये जैसे मेंबर है मेरा, नाखून नहीं काटा, ये मेंबर हाथ है, हाथ को एज ए मेंबर आप कंसिडर करिए कि हमारे हाथ को। तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस, अभी मान लो ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट लगेगा, मेरा हाथ ट्विस्ट हो जाएगा। दिस इज योर ट्विस्टिंग एक्शन, मुड़ रहा है, दिस इज योर ट्विस्टिंग एक्शन। जब हमारी हाथ ट्विस्ट हो रही है, इस कारण से मेरे हाथ के फाइबर्स में ना शियर डेवलप हो रहा है, ऐसे मोड़ूंगा मोड़ूंगा, सोचो क्या होगा। अगर ये तो मेरा हाथ है रजिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल होगा, ऐसे मोड़ मोड़ के तोड़ देते हो उसको, अलग हो जा अलग अलग कर देते हो, तो क्यों अलग हो जा रही है, शियर हो जा रही है, कट जा रही है, मतलब शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो गए, इसलिए वो अलग हो जा रही है। आप कोई छोटा सा कच्चा सा लकड़ी लीजिए, ठीक है, पतला सा, उसको ऐसे ऐसे मोड़िए, देखिए टूट जाएगा। या फिर तार देख लो, तार तार तोड़े हो ना मोड़ मोड़ के, है ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के तार को तोड़ा है कि नहीं, तो शियर हो जाए।
शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो ट्विस्टिंग के कारण, टॉर्सन के कारण भी शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो वो जो शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, दैट इज योर टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेसेस अगेन दो तरीके, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस। समझ गया? तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ, क्योंकि इनका तो अलग से चैप्टर ही है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड, शाम को हर एक क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो समझना है। तो जो भी इक्वेशन वगैरह मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा वो सब इक्वेशन प्रूव करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे रेस्पेक्टिव चैप्टर आएगी उस तरह से हम इक्वेशन प्रूव करते चलेंगे। जैसे फ्लेक्सर फॉर्मूला लिखवाया था, तो फ्लेक्सर फॉर्मूला ये नहीं कि लिखवा के छोड़ दिया, आपके दिमाग में है, दिमाग में तो है, लेकिन उसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो चीज भी आपको जानकारी होना चाहिए। अभी जो एक दो फॉर्मूला कुछ लिखवाऊंगा तो लिखवा के छोड़ देने का नहीं, मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा। जहां पे जिसका प्रूफ आपको चाहिए मैं उसका डेरिवेशन करवा दूंगा, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं। चलिए तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस, डीएसएस। देखिए, मान लो यार कि एक इस तरह का कोई मेंबर है, एक कैंटिलीवर मेंबर है मान लो, दिस इज ए कैंटिलीवर मेंबर, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड पी एक्ट कर रहा है। तो कोई एक सेक्शन में कंसिडर करो एक्स एक्स सेक्शन, और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं शियर फोर्स, तो आप बोलोगे सर सिंपल है ना, ये एक्स एक्स सेक्शन पे आप शियर फोर्स पूछ रहे हैं, तो ये शियर फोर्स ऐसा पी लग रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो पी यहाँ पे लग रहा है ये फोर्स, दिस इज ओनली शियर फोर्स एट दिस सेक्शन, ये यहाँ पे शियर फोर्स है। अब ये यहाँ पे शियर फोर्स है। ये जो शियर फोर्स है अगर इसको मैं थ्री डायमेंशनल में दिखाऊं तो वो कैसा दिखेगा? ये क्या है, कौन सा फोर्स है एक्चुअली? ये देखिए, हम्म, मैं बोला था मैं डायग्राम में उतना अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, समझ जाओगे। मेंबर, वही मेंबर को थ्री डी में बना दिया। तो ये जो पी फोर्स है ये बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन का जो सीजी होगा, है ना, उससे पास करता हुआ ऐसा लग रहा है। दिस इज योर पी शियर फोर्स हियर। तो ये जो है दिस इज कॉन्सेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स, इसको ऐसा बोलेंगे। बोलेंगे कोसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स, एन लगाने की जरूरत नहीं है, कोसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स, यही चीज है, यही है आपका यहाँ पे शियर फोर्स। अब ये जो शियर फोर्स है ये डायरेक्ट शियर फोर्स है ना, दिस इज योर डायरेक्ट शियर फोर्स। दिस शियर फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस क्रॉस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया अगर करोगे, ये शियर फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपको एवरेज शियर स्ट्रेस इस क्रॉस सेक्शन पे कितना है वो निकल जाएगा। मतलब लेट्स सपोज, समझना यहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो शियर फोर्स यहाँ पे पी आ रहा है, दिस शियर फोर्स जो यहाँ पे पी आया, शियर फोर्स ड्यू टू लोडिंग है, ड्यू टू लोडिंग है, क्योंकि ये पी लोड हमने लगाया था मेंबर के ऊपर, है ना। तो ये शियर फोर्स ड्यू टू लोडिंग है इस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे। तो दिस शियर फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस, है ना, तो आपको एक एवरेज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ एवरेज क्या होगा? पी बाई ए, टाउ एवरेज। और पूरे क्रॉस सेक्शन पे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सीधा आप बनाओगे रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ना जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस वगैरह बनाते थे तो वहां पे रेक्टेंगल ऐसा बनाते थे, फिर यहाँ पे एरो दिखा देते थे, अगर टेंशन होता था तो बाहर, कंप्रेशन होता था तो अंदर। अब शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने में हम एरो नहीं बनाएंगे, हम बस सिंपली, हाँ, सेक्शन पे एवरेज शियर स्ट्रेस है, लाइन बना के छोड़ देंगे।
हम एरो नहीं दिखा सकते यहाँ, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे शियर स्ट्रेस आप भले ही वन डायमेंशन में देख रहे हो, लेकिन वो उसके कंप्लीमेंट्री में भी हर एक एलिमेंट पे कंप्लीमेंट्री डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी शियर स्ट्रेस वहां पे एक्ट कर रहा है। जैसे ये वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इधर एक्ट कर रही होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि शियर स्ट्रेस ऑलवेज एग्जिस्ट मिनिमम इन टू डायमेंशन। तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरो नहीं दिखा सकते, कहने का मेरा मतलब यही है, वी कांट शो एरो। तो ये होगा आपका एवरेज शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आती है वो आती है एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन उस क्रॉस सेक्शन पे कैसा होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, कि एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। टाउ इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जो भी सेक्शन पे आप शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू वाई बार नाम का एक चीज आता है, डिवाइडेड बाई आई इंटू बी। ये फॉर्मूला बनती है एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये फॉर्मूला जो है इसका हम डेरिवेशन करेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। सो अभी इस पे दिमाग लगाना नहीं है। बस मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने एवरेज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे पी बाई ए। लेकिन जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा इस क्रॉस सेक्शन पे वो कैसा होगा, अगर मैं बताऊं टाउ एक्चुअल वेरिएशन, टाउ एक्चुअल वेरिएशन इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस की वेरिएशन होगी वो इस तरह से होगी, पैराबोलिक। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस। और जो पैराबोलिक होगी आपको इस वाले रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर एट सेंटर, सेंटर मतलब जहां पे न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हो जा रहे हैं। तो वही सेंटर पे, वही न्यूट्रल एक्सिस वाले पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस होगा उसका आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगा, टाउ मैक्स। और ये टाउ मैक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में सारा डेटा, जो भी डेटा है वो पुट करके हम निकालेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं ये उस वाले चैप्टर में हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। बस एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारा चीज है ना। इस इक्वेशन को समझना है, इसका डेरिवेशन करेंगे तभी ये इक्वेशन समझ में आएगा। तब उसके अंदर फिर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर, जैसे ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सर्कुलर, है ना, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस होगा। सभी क्रॉस सेक्शंस पे हम वेरिएशन निकालेंगे उसका, कि किस तरह से वेरी कर रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू कितना कितना है उसका, फिर टाउ एवरेज तो सभी क्रॉस सेक्शन के लिए एक ही होगा, यही पी बाई ए। टाउ एवरेज का वैल्यू सभी के लिए एक जैसा, लेकिन जो एक्चुअल वेरिएशन है वो सभी क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग होंगे। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू सभी क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग होगा। तो वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है, यहाँ से बताएंगे। और ये जो वेरिएशन आती है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म मैंने दिखाया एवरेज शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, लेकिन ये जो वेरिएशन ये कर्व जैसा देख रहे हो, तो ये कर्व ही होता है, ये होता है पैराबोला, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। ठीक है, तो एक्चुअल शियर स्ट्रेस वेरिएशन ड्यू टू लोड, ये क्या है, शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड, है ना। शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड हम किसी सेक्शन पे देख रहे हैं, उसका वेरिएशन अगर हम देखें तो वो एक्चुअल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, रियलिटी में पैराबोलिक। और एवरेज देखोगे तो वो तो यूनिफॉर्म होता है। ये क्या डायग्राम है, यूनिफॉर्म का डायग्राम, यूनिफॉर्म, एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ व्हाट, टाउ एवरेज। ठीक है, पूरे सेक्शन पे एक जैसा। और ये एक्चुअल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन इस वाले रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस के लिए मैंने आपको बताया पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, चलिए, तो ये आप सब थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कि व्हाट इज योर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो ये जो शियर स्ट्रेस है ना, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें दो तीन बातें मैंने आपको बताई बेसिकली। ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में ये जो शियर फोर्स है ये कॉन्सेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स है पहला, उसके कारण आपको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है। इसका वेरिएशन मैंने बताया ड्यू टू लोड, एक्चुअल वाला जो कि है पैराबोलिक, यूनिफॉर्म वाला वेरिएशन मतलब एवरेज शियर स्ट्रेस पी बाई ए, जिसका वेरिएशन है यूनिफॉर्म। शियर स्ट्रेस हमेशा जो एग्जिस्ट करेगा वो मिनिमम टू डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम। क्यों, ड्यू टू रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट। और ये जो कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस और एक्चुअल शियर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये कहां से निकल के आता है, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं हम स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर, तब आती है।
समझ गए? ये सब 2 3 4 5 बातें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में घूमते रहते हैं, यही सब, यही लॉजिक। क्लियर है? आई होप कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। तो ये था आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। देखो, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है ना, जैसे फ्लेक्सर फॉर्मूला है, यहाँ पे एक टॉर्सनल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हम देखेंगे आगे चल के, बहुत काम का फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं वो टॉर्सन ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्चुअली डेवलप कैसे हो रही है, कैसे आ रही है। लेट्स सपोज कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है आपके पास, एक कोई मतलब सॉलिड सर्कुलर मेंबर है, इस तरह का आपका एक क्रॉस सेक्शन है ना। सॉलिड सर्कुलर मेंबर, सॉलिड सर्कुलर मेंबर मतलब पूरा एक सर्कुलर गोल सरिया जैसा बार, इसका तुम क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, ये देखोगे ये तुम्हारा एक्सिस वगैरह होगी, ठीक है, ऐसा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड जेड एक्सिस, ऐसा। और ये जहां पे ये सभी एक्सिस मीट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सीजी पॉइंट। लेट्स सपोज इसका डायमीटर अगर डी, इस मेंबर का, तो ये सीजी से ऊपर डी बाई टू है, नीचे डी बाई टू है। अभी देखो, टॉर्सनल मोमेंट कब डेवलप होता है, जब हम ट्रांसवर्स फोर्स को एट सम एक्सेंट्रिसिटी अप्लाई करें तब। तो ट्रांसवर्स फोर्स को एट सम एक्सेंट्रिसिटी अप्लाई कर दो। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई करता हूँ एकदम फेरी फेरी पे, देखो एफ, ठीक है। तो इधर इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर एफ, ये ट्रांसवर्स फोर्स है ना, ये वाई, एफ जो है वाई के डायरेक्शन में ट्रांसवर्स फोर्सेस, इसको एक्सेंट्रिसिटी पे अप्लाई किया, एक्सेंट्रिसिटी की तरह, सेंटर से डी वाई टू, उधर सेंटर से डी वाई टू, एक्सेंट्रिसिटी मतलब फेरी फेरी पे अप्लाई कर दिया मैंने, ट्रांसवर्स फोर्सेस को एट सम एक्सेंट्रिसिटी मैंने अप्लाई किया। अब जब हम लोड शिफ्टिंग करेंगे, आफ्टर लोड शिफ्टिंग, ये लोड को हम सीजी पे शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, आफ्टर लोड शिफ्टिंग आपको फिर ट्विस्टिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। कैसे, देखो, आफ्टर लोड शिफ्टिंग टू सीजी, तो देखिए ये आपका मेंबर, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ठीक है। तो पहला वाला, क्या गया, पहला वाला एफ को शिफ्ट करो, ये एफ शिफ्ट हो गया, इसके साथ ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक मूवमेंट भी शिफ्ट हो रही है, क्या, एफ इंटू डी वाई टू। दूसरा वाला एफ को शिफ्ट करो, शिफ्ट कर दिया, इसके साथ एक मूवमेंट सेम डायरेक्शन का शिफ्ट हो रहा है, एफ इंटू डी वाई टू। लोड शिफ्टिंग करने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा आपको। तो फाइनल ओवरऑल एक जनरल रिजल्ट जो मिला, क्या मिला, जनरल रिजल्ट ये मिला कि जो मेरा मेंबर था कलर चेंज हो जा गया, ये मेरा मेंबर, ठीक है, ये था मेरा मेंबर। लेट्स सपोज इसका लेंथ है एल, इस मेंबर का, और जो मैंने फोर्स लगाया था, कैसा फोर्स लगाया था, ट्रांसवर्स फोर्स एट सम एक्सेंट्रिसिटी मैंने अप्लाई की। वो जो फोर्सेस लगाए थे ट्रांसवर्स फोर्सेस, वहां से ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हुई, और जो ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हुई वो मोमेंट आप देख पा रहे हो, ये ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो गई एफ इंटू डी का, एफ इंटू डी वाई टू प्लस एफ इंटू डी वाई टू मतलब एफ इंटू डी, दिस इज योर ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्यों, ये मेंबर के एक्सियल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना, जो मेंबर का एक्सियल एक्सिस है उसके अलोंग लग रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ट्विस्टिंग मूवमेंट, एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ये मान लो ये कलम, कलम है, तो मूवमेंट ऐसा लग रहा है, तो ये मेंबर को ट्विस्ट करवा रहा है, क्रॉस सेक्शन को ट्विस्ट करवा रहा है ना। मतलब जैसे ये मेरा हाथ मेंबर है मान लो, मूवमेंट ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा रोटेट कर रहा है,
तो ट्विस्टिंग एक्शन ये है। बेंडिंग एक्शन मतलब ऐसा बेंड होता है और फिर ऐसा बेंड होता है, दिस इज योर बेंडिंग एक्शन। ये इस मूवमेंट के कारण, ये एक्सियल एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो इस मूवमेंट के कारण ट्विस्टिंग होगा, समझे? ट्विस्टिंग। तो ये टॉर्सनल मूवमेंट आपका समझ में आया क्यों डेवलप हुआ भाई? क्योंकि हमने ट्रांसवर्स फोर्सेस को एक्सेंट्रिसिटी पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो फोर्सेस है ये क्या है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। ट्रांसवर्स फोर्सेस अप्लाइड एट एक्सेंट्रिसिटी। ओके, तो ये ट्रांसवर्स फोर्स तो शियर फोर्स ही है ना। ट्रांसवर्स फोर्स मतलब शियर फोर्स ना बाबा, या और कुछ नहीं। तो ट्रांसवर्स फोर्स से ही ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट को कहा कहीं ना कहीं हम शियर फोर्स में बैक कन्वर्सन कर सकते हैं। इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, हाई टॉर्सनल फॉर्मूला। तो उसको यूज करके हम ये जो ट्रांसवर्स फोर्सेस है उसको हम मतलब ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है इसके कारण क्या शियर फोर्सेस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो शियर स्ट्रेस का वैल्यू देगा, लेकिन वो स्ट्रेस का वैल्यू अगर दे रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मालूम है, तो वहां से हम शियर फोर्स निकाल सकते हैं इजीली कि शियर फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड रहा होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसलिए ट्विस्टिंग के कारण, टॉर्सन के कारण मेंबर में क्या डेवलप होते हैं, शियर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। अगर कोई टॉर्सनल मूवमेंट है तो समझ जाओ उसके कारण मेंबर में तुम्हारा डेवलप होगा शियर स्ट्रेस। जैसे बेंडिंग मूवमेंट के कारण, तो समझ जाओ मेंबर में तुम्हारा डेवलप होगा किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस। उसी तरह अगर कहीं टॉर्सनल मूवमेंट है तो ये समझ जाओ उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जहां पर वो टॉर्सनल मूवमेंट एक्ट कर रहा है, मेंबर में तुम्हारा डेवलप होगा शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा बात? ठीक है, लॉजिक क्लियर यहाँ से? अब चलो इसमें और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बता देता हूँ। तो अभी देखो इसका थोड़ा इफेक्ट देखते हैं अपन। इफेक्ट देखने के चक्कर में क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। ये जो एक्सिस वगैरह बनाया हूँ इसको मिटाता हूँ। यहाँ तक तो विजुअलाइजेशन है ही, है ना? देखो थोड़ा ये चीज को ध्यान से समझना, विजुअलाइज करने का कोशिश करना। जो प्रैक्टिकली रियल चीज हो रही है उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। देखिए थोड़ा सा हल्का सा झलक दूंगा, बाकी इन सब चीजों को और डिटेल में हम देखेंगे टॉर्सन वाले चैप्टर में। ये मान लो तुम्हारा सेंटर है बाबू, ये क्रॉस सेक्शन का सेंटर होगा, तो वही सेम, यही सेम क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। देखो यही सेम गोलाकार क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। मान लीजिए वो गोल गोल, इधर जो गोल है वो जो गोल है दोनों सेम है। एजम्पशंस तो लेना ही है अपने को जिंदगी भर। अब तो ये आपका सेंटर, ठीक है, ये सेम सेंटर। तो लेट्स सपोज ये सेंटर से रेडियस है तुम्हारा इसका आर। रेडियस क्या है आपका, रेडियस है आर। तो देखो ये टॉर्सनल मूवमेंट का इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। ये पर्टिकुलर सेक्शन मतलब ये सपोर्ट है, दिस इज योर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये सपोर्ट है। सपोर्ट से एट सम डिस्टेंस एल जो फ्री एंड है वहां पर मैंने टॉर्सनल मूवमेंट टीएम लगाया है जिसका मैग्नीट्यूड है एफ इंटू डी। उसका इफेक्ट उस सेक्शन पे हम बात करने जा रहे हैं, उसी सेक्शन पे और कहीं नहीं, उसी सेक्शन। ठीक है, क्या होगा देखना। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, मैं ना एक तो डिसाइड करता हूं, एक तो फाइबर। लेट्स सपोज यहाँ पे एक फाइबर लिया और इस फाइबर का नाम दे दिया ए। मतलब ये एक फाइबर है, फाइबर मतलब अभी टॉर्सनल मूवमेंट एक्ट नहीं कर रहा है मेंबर के ऊपर, समझ रहा है? ये मेंबर है, इस पे अभी टॉर्सनल मूवमेंट एक्ट नहीं कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन पे कहीं एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ए, मार्क किया ए। यही सेम पॉइंट मैं तुमको यहाँ दिखा देता हूँ। ये यही पॉइंट मैंने मार्क किया था, इसको मैंने बोल दिया कैपिटल ए। समझना बात को, टॉर्सन का इफेक्ट समझाऊंगा।
यहां से बहुत चीज क्लियर हो जाएंगे। इसको मैंने बोल दिया क्या, कैपिटल ए। अब सोचो कैपिटल ए, ठीक है, अब ये सेंटर से लेके यहां तक ये क्या होगा, ये तुम्हारा है रेडियस आर, है ना, ये तुम्हारा है रेडियस आर। मैं डायग्राम को ना ज्यादा अंदर गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ये आपका रेडियस आर, ठीक है। अब समझो, ये जो, एक मिनट, मैं जानता हूं आप लोग बोल रहे हो सर हम समझ गए, लेकिन फिर भी यार मैं अपने तरफ से संतुष्ट होना चाहता हूं ना, मैं भी तो जिद्दी हूं। कैसे नहीं डायग्राम अच्छा बनेगा, ये रेडियस आर, मतलब ये जो मैंने, ये ए में भी थोड़ा गड़बड़ी अपने को लग रहा है, ए, ठीक है, ए, चलो, ये जो मैंने पॉइंट ए क्रॉस सेक्शन के ऊपर लिया है बिफोर अप्लाइंग टॉर्क एट दैट सेक्शन, पॉइंट ए जो मैंने लिया है सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, रेडियल डिस्टेंस आर पर है सेंटर से, पॉइंट क्लियर। अब मैं इसी तरह का और एक पॉइंट लेता हूं क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेट्स सपोज यहां पे एक पॉइंट लिया जिसको मैं बोल रहा हूं बी, और ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, यही है तुम्हारा सेंटर, और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो एक चीज मेरे को ये बताओ बाबू पहले, कि आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर की नहीं, ये वैलिड है ये कंडीशन, चलो। अब तुमने लगा दिया टॉर्क, अब मेंबर पे मैंने लगा दिया टॉर्क, अभी टॉर्क नहीं लगा था, अब लगाया मैंने टॉर्क सेक्शन के ऊपर, तो ये ट्विस्टिंग होना चालू होगा। तो ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन जब रोटेट करेगा अबाउट दी एक्सियल एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट करेगा क्रॉस सेक्शन। जब क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा तो इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मेंबर में जो ट्विस्टिंग इफेक्ट होगी, इस तरह से जो ट्विस्टिंग इफेक्ट हो रही है, इस कारण से क्या हो रहा है, मान लो जैसे ट्विस्टिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहां पर अगर मैं कोई, जो ये पॉइंट ए है, लेट्स सपोज मैंने अभी यहां पर चूज कर रखा था, मतलब ये सिलेक्ट कर रखा था फाइबर में, ट्विस्ट करवा रहा हूं, तो ये पॉइंट ए जो यहां पर था इधर आ गया क्यों, और कहीं डिसलोकेट हो गया, मतलब और कहीं चला गया ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स। मतलब ये जो पॉइंट ए है आपका, ये ट्विस्ट करके इसके अलाउ यहां पहुंच गया लेट्स सपोज, और ये पॉइंट ए अपना पोजीशन चेंज करके इस पॉइंट पे भी है, उसको मैं बोल रहा हूं ए डैश, समझ रहे हो, ये पॉइंट ए डैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो अभी भी एट रेडियल डिस्टेंस आर ही है, टोटल रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर ही है, लेकिन ये पॉइंट ए डैश में कन्वर्ट हो गया, समझे क्या, ये ऐसा, ये पॉइंट ए डैश में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ड्यू टू दैट टॉर्क ये ट्विस्टिंग हुई, तो ये जो एंगल मिल रहा है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इसको मैं बोलता हूं थीटा, है ना, ये थीटा अच्छे से लिख देता हूं एक बार फिर से, इस पे अब जिद आ गया कि थीटा अच्छे से लिखना है, ये जो एंगल मिल रहा है इसको हम बोलेंगे थीटा। अब ये जो थीटा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि कितने एंगल से वो ट्विस्ट हुआ है क्रॉस सेक्शन के ऊपर फाइबर, है ना, कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ, कितना डिग्री, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना, ये ट्विस्टिंग हुआ तो रोटेशन हुआ, पॉइंट ए से ए डैश पे पहुंच गया आपका फाइबर जो था, जो आपने सेलेक्ट कर रखा था। एट द सेम टाइम मेरे को ये बताओ, पॉइंट बी का भी रोटेशन हुआ होगा, तो ये जो पॉइंट बी है, बी बी डैश लोकेशन पे पहुंच गया होगा, ठीक है, और यही एंगल आपको थीटा यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। अब मुझे ये बताओ, अब मैं आर्क लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करते हैं, देखो
आर्क लेंथ यहाँ पे ए डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, कैपिटल आर इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा लिख दीजिए सर। आर्क लेंथ बी डैश क्या लिखोगे सर, आप स्मॉल आर इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा लिख दीजिए सर। तो यहां से देखो आर्क लेंथ ए डैश विजिबल है इज ग्रेटर देन आर्क लेंथ बी डैश। क्यों ये चीज क्यों वैलिड हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आर इज ग्रेटर देन आर। तो इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है इज सेम, थीटा इक्वल टू थीटा फॉर दैट सेक्शन। तो ये यहां से प्रूफ हो गया कि क्यों एंगल ऑफ ट्विस्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन पे रहेगा कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, ये चीज आपकी प्रूफ होती है यहां से। ओके, अब चलिए अब देखिए, मैं आपको टॉर्सनल फॉर्मूला पहले, जो टॉर्सनल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आता है, टाउ अपन आर इक्वल टू टाउ अपॉन आर, मतलब टाउ है आपका शियर स्ट्रेस यहाँ पे, अपॉन आर, आर क्या है मैं आपको बताऊंगा, इक्वल टू टी अपॉन आई पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये आपका फॉर्मूला बनता है टॉर्सनल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। यहाँ पे टाउ इज योर शियर स्ट्रेस, ये आपका है शियर स्ट्रेस। आर क्या है, मान लो जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन था, ये क्रॉस सेक्शन था, सर्कुलर वाला क्रॉस सेक्शन था। तो आर इज, ये क्रॉस सेक्शन का सेंटर से कहां पर आप शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, जिस लोकेशन पे शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं वो लोकेशन का वैल्यू है आर। मतलब सेंटर से हमेशा मेजरमेंट होता है आर का, ठीक है, सेंटर से, सेंटर, ठीक है। जैसे टाउ मेरे को बतानी है यहां पर, इस वाले यहां पर टाउ, तो सेंटर से वो कितना रेडियल डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वो पॉइंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर जहां पे तुमको शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बताना है, दैट इज योर आर। आर का मेजरमेंट हमेशा सेंटर से होता है, क्रॉस सेक्शन के सेंटर से होता है, ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ सेक्शन, सेंटर ऑफ सेक्शन। और एक चीज ध्यान रखना, जो आप टॉर्सन देखोगे ना, टॉर्सन टॉर्सन वाले चैप्टर में जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे वो एक ही होंगे, सर्कुलर। इसका लॉजिक क्या मैं आगे चल के बताऊंगा। हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ही टॉर्सन का एनालिसिस करते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वगैरह ये सब सेक्शन पे आपको टॉर्सन का एनालिसिस नहीं पूछता कोई भी कभी भी, क्योंकि वो सभी बीटेक लेवल पे वो सिलेबस है ही नहीं, वो हम लोग जानते हैं। देखो प्रोफाइल देखो, स्ट्रक्चर एमटेक, मेरे को मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। आप एमटेक में जाओगे स्ट्रक्चर में तो वहां एक चैप्टर आती है, थ्योरी सब्जेक्ट आती है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। उस सब्जेक्ट के अंदर डीप डीप में फिर इन सब चीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के ऊपर, एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, टी सेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर टॉर्सन का वेरिएशन कैसा होगा, मतलब टॉर्सन का इफेक्ट क्या होगा, उसके कारण शियर स्ट्रेसेस की वेरिएशन वगैरह क्या होगी, उसका डेरिवेशन करवाया जाता है। कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस निकलते हैं, वो सब चीजें कंप्यूटर से सॉल्व होती है, ठीक है। तो वो आपका बीटेक सिलेबस पे नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, आते भी नहीं है। एक बस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस का हमको पढ़ना होता है, वो भी आरसीसी में पढ़ना होता है और कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने का सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस के ऊपर ही केवल हम लोग फोकस करेंगे। तो हमेशा आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस देगा, तो वो जो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस है उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस एबव आपको शियर स्ट्रेस बतानी है, टाउ का वैल्यू वो है ये आर, है ना। तो डिस्टेंस एबव, डिस्टेंस एबव दिस सेंटर ऑफ सेक्शन वेयर शियर स्ट्रेस टू बी फाउंड, शियर स्ट्रेस टू बी फाउंड, ठीक है, इतना। नाउ टी क्या है, टी जो होता है ना इस सेक्शन के ऊपर, जैसे टॉर्सन कितना एक्ट कर रहा है, टी टॉर्सन एट दिस सेक्शन, टॉर्क अप्लाइड एट सेक्शन, टॉर्सन या टॉर्क, है ना, टॉर्क अप्लाइड
एट दी सेक्शन। नाउ आईपी क्या है, इसको पोलर मोमेंट ऑफ एरिया बोल, ठीक है, इसको पोलर मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, अभी जब जरूरत नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। बस यहीं से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ये जी थीटा क्या है, एल क्या है, एल मतलब लेंथ ऑफ द मेंबर, थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जी शियर मॉडुलस उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ई, उसी तरह होता है जी। तो ये सब चीजें आएंगे धीरे धीरे, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। अभी देखिए, अभी जो अपने काम का चीज है उतना 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 हम ले लेते हैं। अपने काम का चीज है ये दो, पहला दो टर्म है ना। तो पहला दो टर्म से अपने को क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखना है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे ड्यू टू टॉर्सन। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, टी अपॉन आई पी इंटू आर। तो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे जो आपने टॉर्क लगाया है वो तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। उस सेक्शन का आईपी होगा कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल नहीं होता। तो टॉर्सन शियर स्ट्रेस इक्वल टू उस पर्टिकुलर सेक्शन पे टाउ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर। मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे देखो, कांस्टेंट इनटू आर, आर पावर भी है कितना 1। मतलब दिस वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस कैसा होना चाहिए, लीनियर। वेरिएशन आपको पता चल गया, उसका प्रोफाइल क्या होना चाहिए, वो वेरिएशन भी आपको पता चल गया, वो होना चाहिए आपको लीनियर, है ना। नाउ अब यहां से क्या पता चल रहा है, आर का वैल्यू जीरो कब होगा, सेंटर, सेंटर पे एकदम। तो सेंटर पे आर का वैल्यू जीरो, फिर आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते बढ़ते चलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड शियर स्ट्रेस का मिलता चलेगा। देखो टाउ इक्वल टू सी इंटू आर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते बढ़ते चलेगा। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, फेरी फेरी पे, मतलब सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि होगा फेरी फेरी, है ना। तो फेरी फेरी पे आर का वैल्यू होगा मैक्सिमम। तो फेरी फेरी जो होगा, क्रॉस सेक्शन का जो सरफेस होगा फेरी फेरी, वहां पे शियर स्ट्रेस होगी मैक्सिमम ड्यू टू टॉर्सन, यही मतलब है। और वेरिएशन कैसा, वो है लीनियर। यहां से क्लियर है, समझ में आ रहा है। और डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी बस वो मैं यहाँ पे लीनियर वेरिएशन आपको दिखाने जा रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ा, ठीक है। तो ये देखो, अब इसका वेरिएशन अपने को मालूम चल गया कि शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन यहाँ पे होगा, सर वो तो आपने बोला अभी लीनियर होता है, ठीक है। तो वो वेरिएशन हम कैसे दिखाते हैं, एक्चुअली वो वेरिएशन हम कुछ ड्यू टू टॉर्सन शियर स्ट्रेस का वेरिएशन इस तरह से दिखा देते हैं। और यहाँ पे ना अगेन हम एरो नहीं दिखाएंगे, केवल लाइन बना के छोड़ देंगे। सेंटर पे जीरो एंड टाउ इज मैक्सिमम एट फेरी फेरी, और ये वेरिएशन इज लीनियर। हम एरो दिखाते ही नहीं है ना, हम बस लाइन बना के छोड़ देते हैं। ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में एरो कभी नहीं दिखा देना। वो नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, उसके अकॉर्डिंग हम एरो दिखाते हैं। बट यहाँ पे एरो नहीं दिखाते, है ना, क्योंकि शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट मिनिमम इन टू डायमेंशनल, इसलिए हम एरो नहीं दिखा पाएंगे। समझ गया बात को, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है, लीनियर वेरिएशन है, और सेंटर पे जीरो, और मैक्सिमम आपको मिलेगा फेरी फेरी पे। और उसका वैल्यू क्या है नहीं है वो डिपेंड करेगा टॉर्सन के ऊपर। जैसे ये फॉर्मूला आपने अभी निकाला, उस सेक्शन के डायमेंशन के ऊपर निकाला, उसका वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। टाउ मैक्स इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर 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 इस केस में मान लो इसका डायमीटर है डी, इसका डायमीटर है डी। तो आर मैक्सिमम क्या होगा, यहां से सेंटर से लेके फेरी फेरी तक का डिस्टेंस डी बाई टू, है ना। तो सम कांस्टेंट इनटू डी बाई टू, वहां पे आपको मिल जाएगी टाउ मैक्स। समझ में आ रहा है। अब वो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज टॉर्सन का वैल्यू, उस सेक्शन पे टॉर्सनल मोमेंट कितना एक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाई सेकंड मोमेंट, सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दैट सेक्शन, आईपी का वैल्यू वो कितना है, वो निकाल के फिर हम निकाल लेंगे टाउ मैक्सिमम। समझ में आया। तो ये अब लॉजिक ध्यान रखना, यहां से एक लॉजिक तुमको अभी पता चल गया स्टार्टिंग से ही कि टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, टॉर्सनल मूवमेंट के कारण, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, ये भी ठीक है। जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो कुछ यूं होता है कि सेंटर पे शियर स्ट्रेस होती है जीरो, और मैक्सिमम आपको हमेशा फेरी फेरी पे मिलता है, ठीक है। ये दो तीन बातें आपको, और जो वेरिएशन प्रोफाइल है वो है लीनियर।
तो टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस वेरिएशन का ये सारा सिस्टम है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस वेरिएशन जो एक्चुअल वाला था उसका वेरिएशन प्रोफाइल था पैराबोलिक, वो याद रखना। वहां पे सेंटर पे होता था मैक्सिमम, टाउ मैक्स मिलता था सेंटर पे। लेकिन टॉर्सन के कारण जो शियर स्ट्रेस है उसका वेरिएशन है लीनियर, और सेंटर पे मिल रहा है तुमको जीरो। चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सब चीज ऑब्जेक्टिव वगैरह में घूमते रहते हैं, है ना। तो ये तो मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ चीजों से, ओके, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये है क्या। बहुत डिटेल में इन चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल, समझ रहा है ना, बहुत ही डिटेल मतलब ये समझो, जब इंट्रोड्यूस ऐसा कर रहा हूँ तो पढ़ाऊंगा जब, तो वो कितना और पढ़ाऊंगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम इधर हो हमारे पास, ओके। बहुत 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 दुनिया देखे इस तरह का, वो जो शोबाजी स्टारबाजी चलती है ना ऑनलाइन, बस शो है, डब्बा गुल, ठीक है। वेल तो इसको लिखना है आपको, ठीक है, ये लिखना है, ये डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाना है जैसे जैसे मैं बनाते चल रहा हूँ, है ना। ये कंप्लीट करना है, ये सब चीजें भूलना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं भूलना है, पाप हो जाएगा। मैं जितना भी चीज कॉपी पे लिख रहा हूँ, जो भी सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको तो दिमाग में रखना है, और जो लिख रहा हूँ उसको कॉपी पे एकदम 100% लिखना है। ये पीडीएफ तो दे ही दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक तुम अच्छे से नहीं लिखोगे कॉपी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या बढ़ूं, यहीं पे और कुछ समझाता हूँ, देखो इसी को और अच्छे से लिखवाता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ यार, पेज आजा। ये जो टाउ है, शियर स्ट्रेस हमने निकाला, एट सम रेडियस आर निकाला, एट रेडियस आर फ्रॉम सेंट्रॉइड, है ना, फ्रॉम सेंटर लिख लो, ठीक है। ये और क्या, थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना, दिस इज योर एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा। ये कांस्टेंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, लेकिन लेंथ के अलोंग वेरी करती है, वो टॉर्सन में समझाऊंगा, ठीक है। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट द सेक्शन बट इट वेरीज अलोंग द लेंथ। ये लेंथ ऑफ द मेंबर, एल मतलब लेंथ ऑफ द मेंबर, लेंथ ऑफ द मेंबर, लेंथ ऑफ द मेंबर मतलब 5 मीटर का मेंबर है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन कहीं 2.5 मीटर पे है, तो पूरा 5 मीटर नहीं लिखना, वहां 2.5 मीटर लिखना है, ठीक है। मतलब जिस सेक्शन पे देख रहे हो, ओके, या फिर लेंथ ऑफ, ये अब छोड़ो इसको, एल मैं समझाऊंगा, लेंथ ऑफ द मतलब समझ गया ना बात को, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मेंबर लिख लोगे, अब इसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा फालतू, ओके। नाउ क्या बता दूं थोड़ा सा कुछ और, अच्छा, जैसे बेंडिंग वाले फॉर्मूला में वहां पे m अपॉन आई था, आई क्या था, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हम लेते थे अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लग रही होती है। तो यहाँ पर वो ये जो आईपी है, वो पोलर मोमेंट ऑफ एरिया जो है, ये किस एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना, ये एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो जैसे वहां पे आई का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था, आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेंडिंग को उतना वो रजिस्ट कर पाएगा एक कोई क्रॉस सेक्शन। उसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं किसी भी एक सेक्शन का आईपी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन आप जो करेक्ट टर्म है यहाँ पे हम यूज करेंगे पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। तो जो जिस भी सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ एरिया ज्यादा, उसका ट्विस्ट टॉर्सन को रजिस्ट करने का क्षमता ज्यादा, ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस विल बी मोर। मतलब आईपी का वैल्यू अगर किसी सेक्शन का ज्यादा है तो उसको आप जल्दी से ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जल्दी से मोड़ नहीं पाएंगे, मोड़ने के लिए ज्यादा टॉर्सन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है। आईपी ज्यादा, टॉर्सन मोड़ने के लिए जो चाहिए वो भी तुमको चाहिए ज्यादा। तो ये एक तरह से स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है उस सेक्शन का, आईपी ज्यादा, टॉर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ज्यादा, टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर ज्यादा, समझ गए। ये आईपी हम निकालते कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके हम बेसिकली आईपी को निकालते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही देता हूं, देखो। तो पहले लिखो, ये आईपी रिप्रेजेंट व्हाट, द ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस
ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मेंबर। समझ गया? लॉजिक क्लियर है बैकग्राउंड का? इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये क्या है? ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसका एक्सिस देखो, एक्स एक्स, वाई वाई, अरे यार, जेड जेड, वाई वाई, और ये एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है? और ये जो सर्कल है, लेट्स सपोज इसका डायमीटर है डी। इसका डायमीटर कितना है? डी है इसका डायमीटर। अच्छा एक चीज बताओ, ये सर्कल के केस में मैं एक सर्कल ले रहा हूं, इसमें कोई भी एक्सिस बनाओ यार जो सेंटर से पास कर रहा है, सभी एक्सिस के अबाउट सर्कल सिमेट्रिकल होता है बेसिकली। मतलब जो भी एक्सिस ले रहे हो ना, उस एक्सिस, सभी एक्सिस के अबाउट आई का वैल्यू आपका सेम होगा, और उसका आई का वैल्यू होता है पाई डी 4/64। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि सभी एक्सिस के अबाउट आपका सर्कल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है, देखो पहले तो यही देख लो, वाई वाई एक्सिस देख लो। ठीक है, ऐसे एकदम सेंटर से पास करवा दिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्से एक जैसा इक्वल है, सर्कल लिया, कोई भी एक्सिस बना दिया, ऐसे बना दिया मैंने सेंटर से पास करता हुआ, ये हिस्सा सिमेट्रिकल है। ऐसा कोई भी एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, हर एक एक्सिस के अबाउट सर्कल आपका सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसका ये एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखना, कोई भी एक्सिस के अबाउट सर्कल आपका होगा सिमेट्रिकल। तो इसका जो किसी भी एक्सिस के अबाउट, जैसे आप आई जेड जेड इसका लिखोगे, आई जेड जेड, ठीक है, ये होगा पाई डी 4/64। या फिर आप लिखोगे आई वाई वाई, तो इसका भी वैल्यू सेम होगा, पाई डी 4/64। ऐसा, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए ये अलग से फॉर्मूला निकल के आता है। ये कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेशन में बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे जो आईपी निकालने का फॉर्मूला है, ये हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके। बाकी ये जो आई एक्सेस, आई जेड जेड है, आई वाई वाई है, इसको हम निकालते हैं बाय यूजिंग कांसेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई विल शो यू दैट, जब अपने को जरूरत पड़ेगी हम बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पूरा सिविल इंजीनियरिंग में। अभी टेंशन मत लो, है ना, तुम मास्टर बन जाओगे इन सब चीजों में। ओके, ये सब चीजें अपने को करनी है, कैलकुलेशन का पार्ट है ये सब चीज, तो ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगा ही, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। नाम पता, ये सब पढ़ाई अभी कर रहे हो तो लॉजिक वगैरह सब कुछ समझ के रखो। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके आप आई एक्स एक्स लिखोगे यहाँ पे बेसिकली, है ना, जो कि है आईपी ऑफ दी सेक्शन। ओके, तो ये हम क्या लिखते हैं, सिंपली नथिंग बट आई जेड जेड प्लस आई वाई वाई, सम होता है। ठीक है, तो यही होता है आपका आईपी। तो ये जैसे सर्कुलर सेक्शन का यहाँ पे बता ही दिया, उसी तरह रेक्टेंगुलर अगर सेक्शन है तो उसका एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस के अलावा अगर आपको लिखना है तो वो होगा आईपी। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बोथ दी एक्सिस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, जो रिजल्ट निकल के आता है बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये फाइनल रिजल्ट निकल के आती है आई एक्स एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऐड करूंगा अगर मैं, तो आईपी ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन क्या होगा, पाई डी 4/64 प्लस पाई डी 4/64, मतलब पाई डी 4/32। ठीक है, ये होता है आईपी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन, याद रखेगा, सभी क्वेश्चन में यूज होगा सर्कुलर सेक्शन का। जब भी टॉर्सन का बात आएगा तो वहां पे आईपी, तो यही पाई डी 4/32, पाई डी 4/32, पाई डी 4/32 याद रखना है। वो ऐड करोगे पाई डी 4/64 प्लस पाई डी 4/64, वो क्या हो जाएगा, पाई डी 4/32, आईपी ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। आईपी क्या है, इट रिप्रेजेंट ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मेंबर। आईपी ज्यादा, आईपी ज्यादा किसी भी सेक्शन का, टॉर्सनल स्ट्रेंथ उस मेंबर का ज्यादा है। टॉर्सनल रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ, ऐसा लिख लो यार,
स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। देसी एंड सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से सिंपली ये बात भी पता चल रहा है ना कि जो ये आई एक्स एक्स है, ये क्या है, अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे बेसिकली, तो पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, तो मैंने बोला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकल रहा है, यही है वो टाइप, और कुछ नहीं, ठीक है। एक नोट बना के लिख लो, ड्यू टू टॉर्सन शियर स्ट्रेस डेवलप इन द फाइबर ऑफ क्रॉस सेक्शन which vary which vary from zero at center to maximum at periphery, periphery, ठीक है, पेरीफेरी पे मैक्सिमम होता है। द वेरिएशन इज लीनियर, द वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर, ये भी लिखो यार, ऑलवेज, हर वक्त, हमेशा, लीनियर, ठीक है। द वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, छोड़ो यार वो क्या लिखो, टॉर्सनल फॉर्मूला बताया ना, टॉर्सनल फॉर्मूला का हम यूज करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, ड्यू टू टॉर्सन बाय यूजिंग द टॉर्सनल फॉर्मूला। क्लियर है? सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस, क्योंकि अभी यहाँ से कंटिन्यू करूंगा तो वो ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ लिए, सभी तरह के स्ट्रेस को समझ लिए। सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टील के बारे में। स्टील के बारे में जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे माइल्ड स्टील, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, फिर हम देखेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। उसके बाद ये होगा, उसके बाद तो पूरा डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन वाला ही पार्ट, उस वो खत्म होने के बाद फिर एक पार्ट आती है थर्मल स्ट्रेसेस, वो जब खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर हो गया खत्म, फिर हम चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला सभी क्लास तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। काफी बेसिक्स वहां पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो नेवर ट्राई टू मिस दैट पर्टिकुलर क्लास। और बाकी आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए, आपको कोई डाउट है, कुछ है तो आप लोग बेझिझक पूछिए, क्योंकि हमें तो आता है यार सब चीज, जितना चाहिए जानकारी है आपको आना चाहिए, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मीन्स यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। दिमाग उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सही चल रहा है कि नहीं, सही तरह से सोच पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। तो कोई डाउट कहीं पर अगर रहता है छोटा सा भी, तो उसको क्लियर करते चलिए, ताकि लाइफ में आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि सब्जेक्ट आप एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।